हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 9 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नेपाल और चीन ने एक संयुक्त सर्वे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की है। यह ऊंचाई है, इसका राइट आंसर है 8,848.86 मीटर। अब होता क्या है, अभी चीन और नेपाल के द्वारा एवरेस्ट का एक नए तरीके से सर्वे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले एवरेस्ट का जो सर्वे होता है वो होता है 1954 में, और वो किया जाता है भारत के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा। और तब से आपका इसकी जो हाइट थी वो थी आपका 8,048 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अभी हाल ही में जब चाइना और नेपाल ने इसको आपका संयुक्त रूप से जॉइंटली आपका सर्वे किया, तो उसकी जो नई हाइट निकल के आई है या नई हाइट अनाउंस की है नेपाल के द्वारा, वो की गई है आपका 8,848.86 मीटर। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका घोषणा की मंगलवार को नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रदीप ग्यावली। क्या नाम है आपका? प्रदीप ग्यावली। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि किसने आपका इसकी घोषणा की। तो ये प्रदीप ग्यावली हैं, जिनके द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका ये घोषणा की गई कि एवरेस्ट की हाइट अब 8,848.86 हो गई है। अब आपका इसका रीज़न क्यों बताया जा रहा है कि भैया कैसे आपका अचानक से 8,848.86, कहने का मतलब 0.86 कैसे आपका एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, हाल ही में लगातार आपका ये वैज्ञानिक कह रहे थे कि जो एवरेस्ट के आसपास वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपका भूकंप बहुत बार आए हैं, ठीक है ना। और जब भूकंप आए हैं तो इससे आपका एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसमें क्या हो सकता है, आपका डिफरेंस आ सकता है, अंतर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में नेपाल ने यहाँ पर सर्वे कराया चाइना के सहयोग से, और उस सर्वे में ये पाया गया कि भूकंप के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण 0.86 मीटर आपका इसकी हाइट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम लोग एवरेस्ट की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो ये एवरेस्ट है वो आपका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो एवरेस्ट है वो आपका हिमालय पर ही स्थित है। अब ध्यान रखिएगा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिमालय को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग आपका ट्रांस हिमालय, और दूसरा पढ़ते हैं आपका हिमालय। अब ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय में आपका 3 प्रमुख आपका श्रेणियां हैं, जिनका नाम है आपका, नंबर 1 तो है काराकोरम। क्या है आपका? काराकोरम, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका लद्दाख। क्या है आपका? लद्दाख। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है आपका जास्कर। क्या है? जास्कर। ये तीनों श्रेणियां आपका ट्रांस हिमालय में आपका पाई जाती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसी ट्रांस हिमालय में भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है आपका K2, यानी इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है
कंचनजंगा। क्या नाम है आपका? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका राइट आंसर होगा आपका एवरेस्ट। क्या होगा आपका? एवरेस्ट। इन 3 पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर से मैं ध्यान से रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, ये आपका नेपाल में स्थित है। दूसरी बात, एवरेस्ट आपका हिमालय की ही चोटी है, सबसे ऊंची, और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाल ही में आपका सर्वे किया गया और उस सर्वे के अनुसार इसकी आपका ऊंचाई की घोषणा की गई और 0.86 मीटर इसकी जो हाइट है वो बड़ी है, यानी अब 8,848.86 हो चुकी है। ये पॉइंट हमने जाना। और दूसरा पॉइंट हमने ये जाना कि हिमालय में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी वो है आपका कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। ये भी हमने जाना। और हमने ये जाना कि आपका ट्रांस हिमालय में POK यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर आपका एक चोटी है, एक पीक है, जिसको हम लोग आपका K2 के नाम से जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना? इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार हमको क्या कर देते हैं? कन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकुलरली एवरेस्ट की। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट का जो नाम पड़ा वो पड़ा जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। किस पर? आपका सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम एवरेस्ट पड़ा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर इनके नाम पर ही एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा? ध्यान से सुनिए, होता क्या है, ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट होते हैं, ये आपका भारत के सर्वेयर होते हैं। क्या होते हैं? भारत के सर्वेयर होते हैं, यानी सर्वे ऑफ इंडिया के आपका ये अध्यक्ष होते हैं एक टाइम पे। ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपका भारत के सर्वेयर के रूप में 1830 से 1843 तक क्या किया? कार्य किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी इन्होंने महासर्वेक्षक के रूप में भारत में 1830 से 1840 तक आपका भारत में क्या किया था? काम किया था। माफ करिएगा, 1830 से 1843 तक। ठीक है ना? जब आपका ये महासर्वेक्षक के रूप में यानी सर्वेयर ऑफ इंडिया के रूप में काम करते हैं, तो आपका उसी समय इनके द्वारा इसके लोकेशन का यानी एवरेस्ट के लोकेशन का पता लगाया जाता है, और इसीलिए इनके नाम पर एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर क्या एवरेस्ट से पहले भी आपका इसका कुछ नाम था? बिल्कुल था। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम था आपका पीक 15। क्या था आपका? पीक 15। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अन्य नाम भी हैं? ये भी आपका सवाल हो सकता है, इसे भी बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे तिब्बत में आपका कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आपका कोमोलंगमा, और इसका अर्थ होता है बर्फ की देवी, यानी बर्फ की देवी के नाम से कोमोलंगमा नाम से कहाँ जाना जाता है? तिब्बत में। जबकि आपका नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी, यानी ब्रह्मांड की देवी। और सागर माथा के नाम से नेपाल में आपका किसको जाना जाता है? एवरेस्ट को। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, क्लाइंब करने वाले, एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम है एडमंड हिलेरी। क्या नाम है आपका? एडमंड हिलेरी। और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है तेंजिंग नोर्गे। क्या नाम होता है? तेंजिंग नोर्गे। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में एवरेस्ट काफ़ी चर्चाओं में है, इसीलिए आपका ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये जो एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग नोर्गे थे, इन्होंने 1953 में एवरेस्ट को फतह किया। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो एडमंड हिलेरी थे वो न्यूजीलैंड के निवासी थे, जबकि तेंजिंग नोर्गे थे वो थे आपका नेपाल के, लेकिन बाद में ये भारत आकर ही क्या किए आपका रहे थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से
ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका महिला की तो ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट को फतह करने वाली जो पहली वीमेन थी, पहली महिला थी, जिनका नाम था जुंको तेबई। क्या नाम था? जुंको तेबई। ये आपका जापान की रहने वाली थी और 1975 में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। यानी जुंको तेबई पहली महिला थी जिन्होंने 1975 में एवरेस्ट को फतह किया, जापान की थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका भारत की पहली महिला की जिसने आपका एवरेस्ट को फतह किया तो उनका नाम है बचेंद्री पाल। ये आपका उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, यहीं की आपका रहने वाली है। और इन्हीं बचेंद्री पाल ने 1984 में, कब आपका 1984 में आपका किसको फतह किया था? जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट को फतह किया था। अगर बात करें आपका सबसे कम उम्र में किस पुरुष ने आपका एवरेस्ट को फतह किया तो उनका नाम था जॉर्डन रोमेरो। क्या नाम था आपका? जॉर्डन रोमेरो। ये आपका यूएसए के थे। कहाँ के थे? आपका यूएसए के। इन्होंने 2010 में, कब आपका 2010 में केवल 16 वर्ष की आयु में एवरेस्ट को क्या किया? फतह किया। अगर बात करें आपका सबसे कम उम्र में आपका एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला की तो उनका नाम है मालवथपूर्णा। क्या नाम है आपका? मालवथपूर्णा। ये आपका भारत की हैं। केवल 13 इयर्स की आयु में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और आपका 2014 में मालवथपूर्णा ने सबसे कम उम्र की महिलाओं में आपका रिकॉर्ड बनाया। किसको फतह करने का? एवरेस्ट को फतह करने का। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहले जो आपका दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति थे उनका नाम था टॉम वाइट मेकर। क्या नाम था आपका? टॉम वाइट मेकर। इनके द्वारा 1998 में, कब आपका 1998 में एवरेस्ट को फतह किया गया और ये थे आपका यूएसए यानी अमेरिका के निवासी। तो ये था दोस्तों एवरेस्ट के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में है और आपका इसकी नई आपका हाइट भी घोषणा हुई है यानी घोषित हुई है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है राजकमल झा। ये है आपका राजकमल झा की तस्वीर, जिन्हें अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में आपका इनका एक उपन्यास होता है, ठीक है ना, नोवेल होता है जिसका नाम होता है द सिटी एंड सी। क्या नाम होता है? द सिटी एंड सी। इसी के लिए आपका इनको दिया गया है। ये एक्चुअली में आपका जो 2012 में निर्भया कांड होता है उसी गैंगरेप पर आपका आधारित है और इसमें आपका उस निर्भया गैंगरेप के बारे में आपका चर्चा की गई है, उसके बारे में लिखा गया है। तो आपका इसके लिए ही इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अब कौन देता है ये रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान और आपका ये क्यों दिया जाता है? एक्चुअली में दोस्तों 2018 में इस पुरस्कार की स्थापना एक जो प्रकाशक है बुंडालो प्रकाशक, ठीक है ना, बुंडालो प्रकाशक एक्चुअली में यूएसए का है। इसी बुंडालो प्रकाशक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 2018 में। एक्चुअली में ये पुरस्कार आपका विश्व शांति, साहित्य और कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के मंच के तौर पर आपका जो है इसकी स्थापना की जाती है और प्रेजेंट टाइम पे जो भी व्यक्ति शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के मामलों में, ह्यूमन राइट्स के मामले में बेहतर काम करता है, उन साहित्यकारों को आपका ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 2018 से प्रत्येक वर्ष। अब हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपका बहुत सारे ऐसे एग्जाम के पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे
जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है ना, इनको आपका गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। किससे? आपका गुरुदेव के नाम से। और ये जो गुरुदेव कहा था वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। और ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी को महात्मा भी किसने कहा था? इसी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जन गण मन जो हमारे देश का क्या है? राष्ट्रगान है। इन्हीं के द्वारा आपका उसकी क्या की गई? रचना की गई। और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका दो देशों का राष्ट्रगान की रचना की। एक तो है अपना इंडिया और दूसरा है आपका बांग्लादेश। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, जबकि भारत का है जन गण मन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक सवाल जो अक्सर एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कहने का मतलब आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका 1911 का एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया जाता है। कब? आपका 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में आपका विश्व नारायण धर क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। उसी दिन आपका भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसी महात्मा गांधी जी को 1913 में, कब दोस्तों? 1913 में, नोट कर लीजिएगा, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। इनकी एक रचना थी गीतांजलि। उसी गीतांजलि के लिए आपका इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय ही नहीं बल्कि आपका पहले एशिया के व्यक्ति थे जिन्हें आपका साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। और साथ में ध्यान रखिएगा कि ये पहले नॉन यूरोपियन थे, यानी आपका गैर यूरोपीय थे, जिन्हें आपका नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और ध्यान रखिएगा, इनकी जो गीतांजलि है उसका इंट्रोडक्शन लिखा था W.B. ईट्स ने। किसने लिखा था? W.B. ईट्स ने। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और आपका जो रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार है वो आपका 2020 का किसे मिला? राजकमल झा को। और एक पॉइंट और है रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जिसे आपको याद कर लाना चाहिए। होता क्या है, 1919 में 13 अप्रैल आपका 1919 को एक घटना होती है जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? किस नाम से? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी जो ब्रिटिश रिपोर्ट होती है उसके अनुसार, आपका जो जनरल डायर द्वारा आपका जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह होती है, बैसाखी के दिन आपका जो निहत्थे लोग आपका धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं उन पर क्या चला दी जाती है? जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी जाती है, जिसमें आपका 378 सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोग मरते हैं, जबकि जो कांग्रेस की रिपोर्ट होती है उसके अनुसार 1000 से अधिक उसमें क्या आपका निहत्थे लोग क्या हुए थे? भून दिए गए थे, मार दिए गए थे। ठीक है ना? तो आपका इसी के विरोध में अंग्रेज सरकार ने इन्हें पहले एक उपाधि दी होती है जिसका नाम होता है नाइटहुड। इस नाइटहुड उपाधि को आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आपका त्याग दिया जाता है। यानी कहने का मतलब नाइट की जो नाइटहुड की उपाधि होती है वो इनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आपका त्याग दी जाती। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सूचकांक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच संस्था, ये जर्मनी की एक संस्था है, के द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक, यानी कहने का मतलब आपका क्लाइमेट चेंज आपका इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? अब ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का स्थान है 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। अब ध्यान रखिएगा 2005 से ये जो जर्मन वाच संस्था है इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जहाँ पर हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, टॉप 3 में यानी 1 2 जो 3 रैंक है उसमें किसी ने भी आपका अचीव नहीं किया है। कहने का मतलब टॉप 3 रैंक में कोई भी देश शामिल नहीं है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि ये जो
टॉप 3 रैंक है उसमें कोई भी देश शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है यानी सतत गोल होता है 2015 में जब आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है तो उसके तहत आपका 17 सस्टेनेबल गोल आपका निर्धारित किए जाते हैं पर्यावरण को आपका प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2000 आपका 15 में निर्धारित किए गए थे उसके तहत आपका कोई भी देश क्या नहीं कर पाया, 100% उसको अचीव नहीं कर पाया। इस वजह से आपका जो टॉप 3 रैंक हैं वो आपका कोई देश उसमें शामिल नहीं है। अगर बात करें इस रैंक में जो शीर्ष पर रहा वो चौथे स्थान पर यानी स्वीडन रहा, दूसरा आपका यूके रहा यानी आपका 5वें स्थान पर, और उसके बाद रहा आपका डेनमार्क, फिर रहा आपका मोरक्को। और भारत का 2000 आपका 20 में जो रैंक रहा वो रहा आपका 10, 2019 में भारत का 9 था, फिर आपका 2018 में 11 था और 2017 में 14 था। तो दोस्तों इन पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपका ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सूचकांक होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं वो आपका एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किन किन भारतीय शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ओरछा, ग्वालियर। अब ध्यान रखिएगा ये ओरछा और ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है आपका? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत के 2 शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया गया है। उनका नंबर 1 तो नाम है आपका अहमदाबाद। क्या नाम है आपका? अहमदाबाद, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर। अब 2 शहर आपका मध्य प्रदेश के हो चुके हैं। कौन कौन से? आपका एक तो है ओरछा और एक है आपका ग्वालियर। अहमदाबाद एक्चुअली में गुजरात में और जयपुर कहाँ है आपका दोस्तों? राजस्थान में है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये है तस्वीर आपका ओरछा की। किसकी दोस्तों? आपका ओरछा आपका जो महल है उसकी ये तस्वीर है। और ध्यान रखिएगा इसको आपका होगा क्या? आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आपका इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में तो शामिल कर लेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि इससे आपका इनकी एक ग्लोबल इमेज बनेगी यानी विश्व पटल पर इनकी पहचान बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ घूमना चाहेंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि भारत में जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? डेवलप होगा। यहाँ टूरिस्ट आएंगे यानी यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, कर है वो भारत में क्या होगा? बढ़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की क्या होगी? ग्रोथ होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो ओरछा महल है जो आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना आपका जो है 16वीं सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में की जाती है। ये की जाती है बुंदेला राजपूत शासक। किसके द्वारा? आपका बुंदेला राजपूत शासक जिसका नाम होता है रुद्र प्रताप। क्या नाम होता है? रुद्र प्रताप। इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका? आपका दोस्तों जो ओरछा महल है मध्य प्रदेश में, ये आपका बेतवा नदी के तट पर है। किस नदी पर? आपका बेतवा नदी के तट पर है। कभी आपका सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है तो काफ़ी हाईलाइट है, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है कि जो ओरछा महल है वो किसने बनाया? वो तो बनाया आपका रुद्र प्रताप ने। लेकिन फिर सवाल अगर आपका थोड़ा डीप पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है कि भैया ये किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर क्या होगा? बेतवा नदी के तट पर ये ओरछा महल स्थित है। अब ये जो दूसरा है वो है आपका ग्वालियर फोर्ट। ये आपको तस्वीर दिख रहे होंगे, ये इतना खूबसूरत है आपका ग्वालियर फोर्ट। इसको भी आपका विश्व विरासत शहर में सूची में शामिल किया। किसने? आपका यूनेस्को ने। अब ध्यान रखिएगा इसका जो निर्माण है वो किया गया मानसिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह तोमर के द्वारा। और ध्यान रखिएगा इसकी जो प्रशंसा है वो बाबर ने बहुत ज़्यादा कर रखी है। ठीक है ना? किसने? बाबर ने, जिसने आपका 1526 में मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। बाबर इस ओरछा महल को आपका
पर्ल ऑफ इंडियन फोर्ट कहता है, यानी कहने का मतलब भारतीय महलों का हीरा कहता है। क्या कहता है? भारतीय महलों का हीरा। क्योंकि अभी दोस्तों ये हाईलाइट है, इसीलिए इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता था? भारतीय महलों का हीरा यानी पर्ल ऑफ इंडियन फोर्ट। इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसे आपका जिब्राल्टर ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एक जिब्राल्टर संधि है जिसके तहत आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से आपका जोड़ती है। यानी कहने का मतलब एक जल संधि है जिसके तहत भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अब आपका विश्व विरासत जो शहर है उनकी संख्या भारत में कितनी हो चुकी है? 4। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, एक अहमदाबाद, दूसरा जयपुर और 2 आपका अभी हाल ही में शामिल ग्वालियर फोर्ट और ओरछा महल। ये चारों के चारों दोस्तों याद कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने राजस्व खुफिया निदेशालय के 64वें स्थापना दिवस पर भारत में तस्करी रिपोर्ट 2019-20 जारी की है? इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो वित्त मंत्री आपका जो है निर्मला सीतारमण जी होते हैं, उनके द्वारा आपका जो DRI का 64वां स्थापना दिवस होता है, इस दिन आपका यानी भारत में तस्करी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है ना? अब इस तस्करी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है कि इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है, इस DRI रिपोर्ट में, कि 2019 में भारत में 412 केस पकड़े गए। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो अवैध व्यापार होता है, अवैध व्यापार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है ना, ये अपना इंडिया है और ये है आपका गल्फ कंट्रीज, ठीक है ना, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक वगैरह। तो यहाँ से मान लो आपका किसी वस्तु की तस्करी की जा रही है, जैसे मान लो हीरा है, सोना है, चांदी है, इन आपका जो है सामानों की मान लो तस्करी की जाती है। तस्करी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हीरे की कीमत आपका जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मान लो 25,000 की है, ठीक है ना, और भारत में मान लो आपका 60,000 की है। एक तोला आपका सोना ही मान के चलिए या हीरा मान के चलिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए 60,000 का, भारत में आपका 25,000 का है, सॉरी माफ़ करेगा, 60,000 भारत में है, जबकि आपका 25,000 कहाँ पर है? गल्फ़ कंट्रीज़ में, ईरान, इराक वगैरह वगैरह या अन्य देशों में भी हम लोग कह सकते हैं, चाहे वो आपका भूटान है या इन इलाकों में है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि आपका जो तस्कर होते हैं वो करते क्या हैं, वो आपका इसको 25,000 में वहाँ से खरीद के ले आते हैं और आपका पिछले दरवाजे से भारत में आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब तस्करी करके बिना आपका सरकार को बताए और सरकार से छुप के आपका ये सीधे भारत में आते हैं और इस वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही भारत में आपका जानवरों का भी होता है। जानवरों के कुछ पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो, जैसे हाथी के दांत और आपका जो है बाघ की जो आपका खाल होती है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो है बहुत ज़्यादा उसकी कीमत होती है। तो भारत में क्या होता है कि इसकी भी अवैध तस्करी की जाती है, फिर आपका विदेशों में इसको सेल किया जाता है। तो ऐसे में आप देखिए, मान लो आपका जो 25,000 का उसने सोना खरीदा है और वो आपका भारत में जो कि मार्केट कीमत कितना है? 60,000 है। तो आप ध्यान रखिए, ये 25 में आपका खरीदेगा और विदाउट टैक्स के भारत में आके 60,000 में बेचेगा। अब इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये 60,000 में बेचेगा तो इसको आपका कितना फ़ायदा हो रहा है? सीधे सीधे 35,000 का फ़ायदा हो रहा है। इससे आपका टैक्स चूना किसको लग रहा है? भारत को लग रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो भारत का रेवेन्यू है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये कहा गया अभी भारत सरकार के द्वारा, जो 2019 में निकल टोटल आपका 412 कितने आपका, सॉरी माफ़ करेगा, 412 आपका अवैध केस आपका पकड़े गए, जिसमें से आपका 1949, ठीक है ना, 1949 करोड़ का आपका सामान पकड़ा और जिसमें दोस्तों 120 टन क्या था? केवल सोना था। क्या था आपका? 120 टन आपका सोना था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आपका इसी की रिपोर्ट जारी की है और आपका ये जो तस्कर होते हैं ये प्रत्येक वर्ष आपका भारत को लाखों रुपए का क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं, और जिससे आपका भारत को क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू नुकसान होता है।
अगर बात करें डीआरआई की, ठीक है ना, डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब ये क्या काम करता है? ये यही काम करता है कि जो व्यापार होता है समुद्र के थ्रू या सीमाओं के थ्रू, उस पर आपका नियंत्रण रखता है। नियंत्रण कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे मान लो कोई तस्करी करके सोना तो नहीं ला रहा है, कोई आपका जानवरों के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी तस्करी तो नहीं कर रहा है, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं कर रहा है, कहने का मतलब आपका जो है मानव का जो दुर्व्यापार होता है, लोगों का व्यापार, ठीक है ना। तो ऐसे आपका मामलों में ये जांच करता है, ठीक है ना। तो इसी डीआरआई के द्वारा आपका ये रिपोर्ट सौंपी गई वित्त मंत्री को, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। इसकी स्थापना होती है 4 दिसंबर 1957। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका न्यू दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर हैं वर्तमान में, जिनका नाम है बालेश कुमार, ठीक है ना, बालेश कुमार। इसमें जो आईआरएस होते हैं ना, भारत की जो आपका आईएएस एग्जाम होता है, तो उसी से चुन के जाते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी, ठीक है ना। तो वही आपका ये डीआरआई में क्या होते हैं, तैनात होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपका इस बार एक पुरस्कार दिया गया है, डीआरआई उत्कर्ष सेवा सम्मान, ठीक है ना। ये 2020 में दिया गया। एक आईआरएस है 1961 बैच के, जिनका नाम है बी शंकरन। क्या नाम है आपका? बी शंकरन। इन्हीं को आपका इस बार का डीआरआई उत्कर्ष सेवा सम्मान मिला है, इनके आपका बेहतर कामों के लिए। तो ये था दोस्तों आपका सारी की सारी बातें डीआरआई रिपोर्ट के बारे में, और साथ में आपका डीआरआई के बारे में जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस पहल के लिए भारत को सम्मानित किया गया? अब ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार आपका दिया है UNCTAD के द्वारा। किसके द्वारा? आपका अनटाग्ड, इसको आपका जो है हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। इसी के द्वारा भारत का एक प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं इन्वेस्ट इंडिया। क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट इंडिया। इसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अब सबसे पहले तो हम लोग अंटार्कटिका के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 30 दिसंबर 1964 को। कहाँ होती है? आपका 13 दिसंबर 1964 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा में। कहाँ है आपका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुखिसा कितुई। क्या नाम है आपका? मुखिसा कितुई। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कभी इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और आपका इसका उद्देश्य है विश्व में व्यापार को क्या करना? बढ़ाना। अब ये जो इन्वेस्ट इंडिया है वो आपका है क्या चीज़, इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया से आप ये समझ सकते हैं कि भैया बाहर से आपका जो है यानी भारत में इन्वेस्ट किया जाता हो, ठीक है ना, इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ये जो इन्वेस्ट इंडिया है ये आपका जो उद्यम होते हैं, विदेशी जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो आपका क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो किस सेक्टर में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत में किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो सकता है, कहाँ पर इनको ज़मीन मिल सकती है, कहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री आपका जो है लगा सकते हैं, या कहाँ पर जो विदेशी आपका बिजनेसमैन है या विदेशी कंपनियां हैं वो आपका किस किस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर नहीं है। ये सारी जानकारियाँ आपका किसके द्वारा दी जाती हैं? आपका इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा दी जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो इन्वेस्ट इंडिया है इसका मकसद यही था कि आपका जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और इस इन्वेस्ट इंडिया ने ये कहना है आपका अंटार्कटिका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कि आपका कोरोना के बाद भी आपका इन्वेस्ट इंडिया ने काफ़ी अच्छा आकर्षित किया किसको? आपका विदेशी
जो बिजनेसमैन थे या आपका जो उद्यमी थे उनको भारत में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया। तो इसीलिए इनको आपका संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, पीएम मोदी ने भी इस पुरस्कार के लिए पूरे देशवासियों को क्या दी, बधाई दी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में हवाना सिंड्रोम न्यूज़ में था, यह किसके कारण होता है? ये होता है आपका सूक्ष्म तरंगों के विकिरण के कारण। किसके कारण होता है? जो माइक्रोवेव होते हैं उन्हीं के द्वारा आपका ये जो हवाना सिंड्रोम है वो होता है। क्या है हवाना सिंड्रोम? इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, एक स्थान है आपका हवाना। हवाना है आपका क्यूबा की राजधानी, ठीक है ना। अब ये जो क्यूबा की राजधानी है, यहाँ से यूएसए के बहुत से जितने भी एम्बेसी में लोग थे, अधिकारी थे, वो जब यहाँ पे जाते थे तो ये जाने के बाद जब आपका यूएसए जाते थे, ठीक है ना, यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने के बाद या जिस काम के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा गया है ये वो काम करते थे, तो इनमें आपका ये डिफरेंसेस मिलने को मिले, यानी इनमें आपका जो है ये परिवर्तन देखने को मिले। हियरिंग लॉस कहने का मतलब इनकी जो सुनने की क्षमता थी, ठीक है ना, नोजिया जैसी प्रॉब्लम आ गई, हेडेक जैसी प्रॉब्लम, बैलेंस इश्यूज जैसे, मतलब ये सारी प्रॉब्लम हर अधिकारी में आपका यूएसए में देखी गई। तो उसके बाद इस पर रिसर्च किया, ठीक है ना, इनके माइंड को इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आपका जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि आपका इनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्यूबा में जो यूएसए के अधिकारी थे एम्बेसी में, उन पर आपका सूक्ष्म तरंगों के विकिरण का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, यानी माइक्रोवेव आपका जो है प्रयोग में लाया गया, इनके माइंड को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में आपका एक न्यूज चली थी कि पेंगोंग लेक में भी, ठीक है ना, जो पेंगोंग लेक है यानी लद्दाख में, जिसको लेकर भारत और चाइना में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है और ये समाचार पत्रों में भी आपने जरूर सुना होगा। और इसमें ये कहा गया था कि आपका जो भारत है, भारत के सैनिकों पर भी जो चाइना है उसके द्वारा माइक्रोवेव वेपन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस समय तो भारत ने खारिज कर दिया। लेकिन जब अभी हाल ही में यूएसए ने अपने अधिकारियों पर जो क्यूबा में थे उन पर रिसर्च किया तो इस तरीके की घटनाएं आपका आई कि इससे कहीं ना कहीं माइक्रोवेव का जो उनके अधिकारी हैं वो क्या हुए हैं, शिकार हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हवाना सिंड्रोम है ये एक्चुअली में माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंगे विकिरण है, जिनके द्वारा आपका व्यक्ति के जो आपका जो है माइंड है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पर इनका यूज किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो युद्ध की नीति है या जो डिप्लोमेसी है वो इस आपका जो है स्तर तक पहुंच चुकी है कि आज आपका जो है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस नृत्य शैली को वर्ष 2024 में, अब ध्यान रखिएगा 2021 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका टोक्यो में, लेकिन ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नृत्य शैली को वर्ष 2024 में शामिल करने की अनुमति दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक डांस। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक डांस को आपका 2024 के आपका जो ओलंपिक है उसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये इस तरीके से होता है आपका ब्रेक डांस, जिसमें डिफरेंट लोग अपने आप का जो है यानी डांस का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये जो 2024 का ओलंपिक है ये ओलंपिक होगा आपका कहाँ, पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो 2020 में होना था, एक्चुअली में कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया टोक्यो में यानी जापान में, वो कब होगा, 2021 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले दोस्तों आपका जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 2016 में और वो हुआ था आपका रियो में, ठीक है ना, जिसमें आपका भारत के दो लोगों ने, यानी एक तो आपका जो है सिल्वर मेडल जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आपका जो है क्या जीता था, सिल्वर मेडल, जबकि आपका
साक्षी मलिक ने आपका क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। तो 2 ही मेडल 2016 में आए थे। अब 2020 में कितने आते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन 2024 का ओलंपिक ज़रूर याद रखिएगा, कहाँ आयोजित होगा, पेरिस में, जबकि 2028 का होगा लॉस एंजल्स में, ठीक है ना। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग ओलंपिक की, ठीक है ना, ओलंपिक यानी आधुनिक जो ओलंपिक की शुरुआत होती है वो होती है आपका 1896 से। कब होती है, 1896 से। ग्रीस की राजधानी एथेंस, यहीं से आपका इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। और ध्यान रखिएगा, भारत आपका ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था आपका 1928 में, और वो जीता था आपका हॉकी में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत ने 8 बार हॉकी में ओलंपिक जीता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर बेहतर नहीं कर पाता ओलंपिक में, लेकिन आपका स्वतंत्रता से पहले भी यानी 1928 में और उसके बाद भी आपका भारत ने हॉकी में 8 बार यानी टोटल 8 बार ओलंपिक का स्वर्ण जीता है। इस पॉइंट को भी आप एडिशनल फैक्ट के रूप में जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कभी आपको एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में आपका कितने रिंग यानी छल्ले होते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, 5 होते हैं, जिसमें आपका ब्लू कलर, येलो और ब्लैक और ग्रीन और रेड, ठीक है ना। ये 5 कलर होते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है अनिल सोनी। ये है आपका अनिल सोनी साहब, जिन्हें आपका WHO फाउंडेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का क्या चुना गया है, CEO यानी कहने का मतलब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। अगर बात करें आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगर बात करें 2020 के आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो 2020 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसका थीम था, नोट कर लीजिएगा, नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है ना। क्या था आपका, नर्स एंड मिडवाइफ को आपका इसमें समर्पित किया गया, इस आपका 2020 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। और ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस। क्या है आपका, डॉक्टर टेड्रोस। ये भी दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नया संगठन बनाया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन, ठीक है ना, इसका मकसद क्या है कि 2023 तक, कब तक, 2023 तक $1 बिलियन क्या करना, धन एकत्रित करना। कितना दोस्तों, $1 बिलियन, ठीक है ना। और जिसका CEO नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आज का अंतिम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, फिर से रिवीज करते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के विकास का दावा किया है। इसका राइट आंसर है आपका चीन। अब दोस्तों, ये जो आपका चाइना है उसके द्वारा क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया गया है, यानी हमने आपका क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। अब सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इससे पहले आपका USA की आपका जो यानी कंप्यूटर होता है, गूगल नाम रखा जाता है उसका, ठीक है ना, उस गूगल के द्वारा भी दावा किया गया, ठीक है ना। लेकिन आपका अभी चाइना ने भी क्या कर रखा है, दावा कर रखा है। आप समझते हैं हम लोग क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है। होता क्या है दोस्तों, जब कोई ऐसी गणना जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करना लगभग असंभव होता है। कहने का मतलब आज जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं, आपका वो उस गणना को क्या नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। यानी उन आंकड़ों को अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपका ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो उनको बहुत जल्दी से ही क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है क्वांटम सुप्रीमेसी। अगर फिर समझे तो ध्यान से सुनिएगा कि जब
कोई ऐसी गणना या आंकड़े जिसे आपका आधुनिक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करना लगभग क्या हो, असंभव हो, तो ऐसे क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से ही आपका उसको क्या कर लिया जाता है, जल्दी ही पूरा कर लिया जाता है। कहने का मतलब सुपर कंप्यूटर के स्थान पर क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, बहुत जल्दी से उसको आपका आंकड़ों को आपका क्या कर लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है, उनकी गणना को। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम सुप्रेमेसी। और ध्यान रखिए दोस्तों, चाइना ने दावा किया है कि उसका एक कंप्यूटर है जिसका नाम रख रखा है उन्होंने जिवुझांग कंप्यूटर। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि हाल ही में चाइना ने एक आपका क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जिवुझांग कंप्यूटर है यही आपका चाइना का पहला क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम कंप्यूटर है, जो आपका आधुनिक सुपर कंप्यूटर से भी क्या है, बहुत ही आपका जो है कई हजार गुना क्या है, तेज है। यानी सुपर कंप्यूटर से जो संभव नहीं है वो आपका इनका जो जिवुझांग कंप्यूटर है वो आपका क्या कर सकता है, यानी उन आंकड़ों को आपका काउंट कर सकता है। तो ये आपका दोस्तों चाइना का कहना है, ठीक है ना। वो दावा कितना सक्सेस है वो इन द फ्यूचर में आपका देखने वाली बात है। इस पर आपका बहुत से देशों ने सवाल भी उठा रखे हैं। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर आपका इससे रूबरू कराएंगे। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।